शुरुआत से पहले एक ज़रूरी सूचना। लल्लन टॉप आपके लिए लाया है एक नई पेशकश। अब से हर रोज़ रात 10 बजे आप देख सकते हैं लल्लन टॉप का स्पोर्ट्स बुलेटिन स्पोर्ट्स टॉप, जिसमें होगी दिन भर के खेलों की हर ज़रूरी खबर। सूचना समाप्त, अब शो की तरफ चलते हैं। साल 1983 बिहार विधानसभा में काम करने वाली एक लड़की की मौत होती है और 4 घंटे के अंदर चुपचाप उसके शरीर को ले जाकर दफना दिया जाता है। ये खबर एक अखबार के हाथ लगती है और फिर हरकत में आते हैं एक IPS ऑफिसर। तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक एक कर परतें खुलती हैं। लड़की को दफनाने की जल्दबाजी यूं ही नहीं की गई थी। उसकी मौत के बाद दो रिपोर्ट्स तैयार हुई थी, दोनों में मौत की वजह अलग अलग। आगे तफ्तीश में कुछ बड़े नाम जुड़ते हैं। पता चलता है कि लड़की के रसूख वाले लोगों से संबंध थे। पुलिस पर दबाव था मामले को निपटाने का, लेकिन जांच अफसर अड़ जाते हैं। लड़की के शरीर को निकालकर पोस्टमार्टम किया जाता है। जो रिपोर्ट आती है उससे बिहार में हड़कंप मच जाता है और फिर शुरू होता है राजनीति का असली खेल। सत्ता के हाथ न्याय का गला किस कदर दबोच लेते हैं, ये कहानी उसकी एक बानगी है। तो क्या हुआ था 1983 में बिहार में? क्या था बिहार का बॉबी हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था? और कैसे एक पुलिस अफसर ने इस हत्याकांड की परतें खोली? कैसे सत्ता ने उसके हाथ रोक दिए, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। किस्से की शुरुआत होती है 11 मई 1983 से। पटना से निकलने वाले एक लोकल दैनिक अखबार में उस रोज एक खबर छपी थी। खबर थी एक मौत की। श्वेता निशा त्रिवेदी नाम की एक लड़की जो बिहार विधानसभा में टाइपिस्ट का काम करती थी, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और विधान परिषद की तत्कालीन सभापति राजेश्वरी सरोजदास की गोद ली हुई बेटी। 35 साल की श्वेता निशा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। घर पर उसका निकनेम बेबी था, लेकिन उसकी मौत के बाद खबर नवीसों ने उसका नाम बॉबी कर दिया। शायद राज कपूर की फिल्म बॉबी से प्रेरित होकर आगे जाकर ये केस बॉबी हत्याकांड नाम से मशहूर हुआ, इसलिए सरलता के लिए हम भी बॉबी नाम का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि पहले बताया, बॉबी की मौत की खबर अखबार में छपी। इसमें उसकी मौत पर कई सवाल उठाए गए थे और सबसे बड़ा सवाल था कि जल्दबाजी में बॉबी के शरीर को दफनाया क्यों गया और कहां दफनाया गया। पब्लिक के लिए खबर रोचकता का सबब थी, लेकिन एक पुलिस अधिकारी को इस दाल में काला नजर आ रहा था। इस पुलिस अधिकारी का नाम था किशोर कुणाल। कुणाल पटना के तत्कालीन SSP हुआ करते थे। 2021 में उनके लिए एक किताब रिलीज हुई, दमन तक्षकों का। इस किताब में कुणाल ने इस केस को लेकर कई खुलासे किए। सिलसिलेवार तरीके से चले तो कुणाल ने अखबार की इस खबर के आधार पर केस की जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले बॉबी की माताजी राजेश्वरी सरोजदास से पूछताछ की। दास ने उन्हें बताया कि 7 मई की शाम बॉबी अपने घर से निकली और फिर देर रात वापस आई। घर आते ही उसने पेट में दर्द की शिकायत की। जल्द ही उसे खून की उल्टियां होने लगीं। जल्दबाजी में उसे पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती कराया गया। उसके बाद उसे घर भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दास के पास से पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिससे पक्का हो गया कि इस मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। दरअसल बॉबी की मौत के बाद 2 रिपोर्टें तैयार की गई थीं। एक जिसमें कहा गया था कि मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग है, वहीं एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया था कि बॉबी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। एक में मौत का वक्त सुबह के 4 बजे लिखा था, दूसरी में 4:30 बजे। असल में मौत की वजह क्या थी और मौत का वक्त क्या था, ये पता करने का सिर्फ एक तरीका था। ऑफिसर कुणाल ने तय किया कि बॉबी का शरीर निकालकर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अदालत से इजाजत लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया और उसमें से अलग ही बात निकलकर सामने आई। बॉबी के विसरा की जांच में मेलेथियन नाम का जहर पाया गया था। इस रिपोर्ट ने पुलिस के शक को हकीकत में बदल दिया। अब साफ हो चुका था कि बॉबी का कत्ल किया गया था। अब बारी थी ये पता लगाने की कि बॉबी को आखिर जहर दिया किसने। कुणाल ने बॉबी के बैकग्राउंड की तफ्तीश की तो पता चला कि बॉबी का रसूखदार लोगों से मिलना जुलना था। एक बात ये भी पता चली कि 1978 में जब बॉबी को विधानसभा में नौकरी मिली तो वहाँ एक विशेष प्राइवेट एक्सचेंज बोर्ड लगाया गया था, सिर्फ इसलिए ताकि बॉबी को टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल जाए। बाद में वो बोर्ड बंद कर दिया गया और बॉबी को टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई। विधानसभा में नौकरी के दौरान उसकी कई नेताओं और विधायकों से अच्छी जान पहचान हो गई थी। तफ्तीश के लिए कुणाल एक और बार बॉबी की माताजी के सरकारी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि बॉबी की चीजें गायब हैं। उसी सरकारी आवास से लगा एक आउट हाउस हुआ करता था जहां 2 लड़के रहते थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन लड़कों ने बताया कि 7 मई की रात वहां बॉबी से मिलने के लिए एक आदमी आया था। इस व्यक्ति का नाम था रघुवर झा। रघुवर झा कांग्रेस की एक बड़ी नेता राधा नंदन झा का बेटा था। अपनी किताब में कुणाल बताते हैं कि रघुवर झा के बारे में उन्हें बॉबी की मां राजेश्वरी सरोजदास ने भी बताया था। दास का कहना था कि रघुवर झा ने बॉबी को एक दवाई दी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। बॉबी ने चूंकि ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए उसे दफनाया गया। पुलिस के अनुसार केस का मुख्य अभियुक्त विनोद कुमार था, जिसने नकली डॉक्टर का रोल किया।
रघुवर झा के कहने पर बॉबी को दवाई पीने को दी। क्योंकि केस में एक बड़े नेता के बेटे का नाम सामने आ रहा था, इसलिए मामला हाई प्रोफाइल बन गया। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचने लगा। अदालत में केस पहुंचा। वहां राजेश्वरी दास ने अपने बयान में बताया कि कैसे नकली डॉक्टर से बॉबी का इलाज करवाया गया और झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी गई। केस की खबरें अब लोकल अखबारों से देश के अखबारों तक पहुंच चुकी थीं। धीरे धीरे इस केस में और कई लोगों का नाम जुड़ा। इनमें से कुछ सत्ताधारी विधायक और सरकार में मंत्री तक थे। जल्द ही मामले ने राजनीति का रंग भी ओढ़ लिया। विपक्ष की कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आरोपियों को न पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं। विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर इस मामले में बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। कुणाल लिखते हैं कि इस केस में उन पर काफी दबाव था। उनके वरिष्ठ अधिकारी ऐसे बर्ताव कर रहे थे मानो सच का पता लगाकर उन्होंने कोई गुनाह कर दिया है। ऐसे में एक रोज कुणाल के पास सीधे मुख्यमंत्री का कॉल आया। जगन्नाथ मिश्र तब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कुणाल लिखते हैं कि सीएम ने उनसे पूछा, बॉबी कांड का मामला क्या है। कुणाल ने उन्हें जवाब दिया, सर कुछ मामलों में आपकी छवि अच्छी नहीं है, किंतु चरित्र के मामले में आप बेदाग हैं। इस केस में पढ़िएगा तो यह ऐसी आग है कि हाथ जल जाएगा, इसलिए कृपया इससे अलग रहें। किताब के अनुसार जवाब सुनकर मुख्यमंत्री ने फोन रख दिया। आगे क्या हुआ? चूंकि मामला नेताओं की साख से जुड़ा था, इसलिए सरकार पर भी दबाव पड़ रहा था। इस बीच मई 1983 में लगभग 4 दर्जन विधायक और मंत्रियों की एक टीम मुख्यमंत्री से मिली। कहते हैं सरकार बचाने के लिए जगन्नाथ मिश्र प्रेशर में आ गए और 25 मई को एक केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने दिल्ली से एक रिपोर्ट तैयार कर दी। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि मामला कत्ल का नहीं बल्कि आत्महत्या का है। रिपोर्ट के अनुसार बॉबी अपने प्रेमी से मिले धोखे से परेशान थी, इसलिए उसने सेंसिबल नामक टैबलेट खा लिया था। इसके अलावा सीबीआई ने कहा कि मरने से पहले बॉबी ने अपने प्रेमी को एक पत्र भी लिखा था। इस रिपोर्ट के अनुसार रघुवर झा इस मामले में निर्दोष था और घटना के दिन वो एक शादी में शिरकत करने गया था। साथ ही सीबीआई ने पटना पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन 2 लड़कों को टॉर्चर किया, उन्हें रघुवर झा की फोटो दिखाई और उनसे उसका नाम लेने के लिए कहा। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार बॉबी ने जो खत लिखा था वो उसकी मां ने जला दिया और भी काफी दस्तावेज जलाए गए ताकि बड़े लोगों का केस में नाम ना आए। सीबीआई की रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, बिहार में विपक्ष ने फिर से हंगामा खड़ा कर दिया क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट नेताओं को क्लीन चिट दे रही थी। तब पटना की फोरेंसिक लैब की तरफ से भी सीबीआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए। उनके अनुसार पोस्टमार्टम में सेंसिबल टैबलेट का कोई अंश नहीं था और बॉबी की मौत मेलिथियन जहर से हुई थी। इस पर सीबीआई ने सफाई देते हुए कहा कि गलती से लेबोरेटरी में रखे किसी दूसरे विस्रा से बॉबी के विस्रा में मेलिथियन चला गया होगा। ये कहकर सीबीआई ने इसे आत्महत्या का केस बताकर केस बंद कर दिया। किशोर कुणाल हमेशा कहते रहे कि उनकी नज़र में एक मर्डर केस था। जनसत्ता की एक रिपोर्ट बताती है कि सालों बाद एक विधायक ने इस केस में एक हैरत अंगेज दावा किया। कहा, अगर हम लोग मामला रफा दफा नहीं करवाते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता क्योंकि हमाम में सब नंगे थे। हालांकि इस बयान में हैरत अंगेज कुछ भी नहीं था क्योंकि सीबीआई मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के भाई पूर्व सीएम ललित नारायण मिश्र की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझा पाई तो एक आम लड़की की बिसात ही क्या थी। ललित नारायण मिश्र मर्डर केस की कहानी हम तारीख के एक एपिसोड में आपको बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहरहाल इस केस से जुड़े अफसर किशोर कुणाल की किताब का एक रोचक हिस्सा आपको सुनाते चलते हैं। बात 1978 की है। कुणाल मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में ट्रेनिंग कोर्स के लिए गए हुए थे। यहाँ उन्हें जो कमरा अलॉट हुआ उसमें एक और अफसर पहले से रह रहे थे। कुणाल लिखते हैं कि कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि वे महाशय महज अंडरवियर बनियान में बैठे हैं और सामने शराब की बोतल रखी हुई है। कुणाल ने उनसे पूछा कि क्या यहाँ शराब पीने की परमिशन है। इस पर उन जनाब ने जवाब दिया, अफसर शराब नहीं पिएगा तो ताकत कहाँ से लाएगा। आगे बोले, IAS का फुल फॉर्म जानते हो, इंडियन ऑलमाइटी सर्विस। यूं ईश्वर को ऑलमाइटी कहते हैं लेकिन यहाँ धरती पर हम ही ईश्वर हैं। इसी किस्से के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है लल्लन टॉप, स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।